किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में वैसे तो कई हफ्तों से लगातार हम लोग जो कृषि सुधार कानून है उन पर बातचीत कर रहे हैं और हमने कोशिश की है कि अलग अलग एपिसोड्स में आपको इस कानून से जुड़े जो अलग अलग पक्ष हैं, चाहे वो कृषि अर्थशास्त्री हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसान समूह हो या किसान नेता हो, उन सब की बात आपको सुनवाएं, समझाएं। लेकिन आज इस एपिसोड में हमारी जो कोशिश है वो उससे एक कदम थोड़ा और आगे जाने की है। एक कदम आगे इसलिए क्योंकि अभी तक हमने ये बात की कि कानून में क्या लिखा हुआ है, कैसे वो आगे जमीन पर उतर सकता है और क्या क्या आशंकाएं हैं या भ्रम हैं और उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके लिए दो खास मेहमानों को हमने अपने साथ स्टूडियो में जोड़ा है, उसमें हम बातचीत इसके सैद्धांतिक पक्ष पर कम करेंगे और ज्यादा बातचीत हम व्यवहारिक पक्ष पे करेंगे। यानी कि ये कानून जो है अब क्योंकि 2 महीने हो गए और एक सीजन पूरा हमने देख लिया, खरीफ का अराइवल सीजन आया है, और उस लिहाज से किस तरह से पिछले 2 महीने में किसान जो वास्तव में ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं उनका अनुभव क्या रहा है। दोनों में जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराए थे। हमारे आज के पहले मेहमान हैं योगेश द्विवेदी, जिनसे आप पहले भी मंडी.com में कई बार नमस्कार। योगेश द्विवेदी मध्य भारत एफपीओ कंसोर्शियम यानी जो करीब 112 एफपीओज का एक समूह है, उसके मध्य भारत कंसोर्शियम उसके सीईओ हैं और मध्य प्रदेश के 42 जिलों में इनके एफपीओ काम करते हैं। उनसे हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में ग्राउंड पे क्या दिख रहा है और किसानों का अनुभव क्या है, कैसे काम चल रहा है मंडियों में। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं बाल मुकुंद बैरागी। बाल मुकुंद बैरागी जी चेचट राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। कोटा में पड़ता है ये जगह, और शरणागति एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रमोटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। बातचीत की शुरुआत हम करते हैं योगेश जी आपके साथ, क्योंकि आपसे पहले भी हमने इस कानून पर काफी चर्चा की है और इससे क्या उम्मीदें हैं, क्या आशंकाएं हैं, उस पर बात की है। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में पिछले 1.5-2 महीने में 42 जिलों के किसानों के साथ आप काम कर रहे हैं, वहां की मंडियां आपने करीब सैकड़ों मंडियां आप देख रहे हैं, तो वहां पे किस तरह से कामकाज चल रहा है इस कानून के आने के बाद, और किसान किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनके मन में कोई आशंका है, कोई भ्रम है, किस तरह से चीजें जमीन पर दिख रही हैं? जी सभी को नमस्कार। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो मध्य भारत कंसोर्शियम है, हम लोग मध्य प्रदेश के 42 जिलों में कार्य कर रहे हैं और हम लोग मंडी के बाहर और मंडी के अंदर दोनों तरह का हम लोग कार्य हम लोग करते हैं, क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे किसान चाहे ऐसे हमारे एफपीओज हैं जो कि जहाँ की ज्यादातर किसान मंडी से भी जुड़े हुए हैं। तो मंडी एक बार वो जरूर जाते हैं अपना प्राइस को वहां पे देखने के लिए कि प्राइस कितना वहां उनको मिल रहा है, और वो बाद में भले आकर के हमारे यहाँ भी वहां से कैंसिल करा के और हमारे से केंद्र में भी जो उनके किसानों के केंद्र है वहां पे आके माल लाते हैं। तो मैं इस बात को जो मुख्य बात ये है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि नए कानून आने के बाद जो शंका जो व्यक्त की जा रही है और जिसको लेकर के कई जगह आंदोलन चल रहे हैं कि कानून आने के बाद मंडियां बंद हो जाएंगी और किसान जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी बड़े बड़े व्यापारियों से या बड़े बड़े जो पूंजी पर, ऐसा कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे मैं आपको बताऊं कि जो मंडियां मध्य प्रदेश में, जो मंडियां जो क्षेत्र, जैसे मैंने हमारा मध्य प्रदेश में जो हमारा केंद्र जो है कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश एवं जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसको मालवांचल हम लोग बोलते हैं, ये पूरा जो मंडियों का यहाँ पे जो जाल है वो काफी मजबूत है। मंडियों की प्रेजेंस जो है काफी मजबूत है और यहाँ ज्यादातर किसान जो बड़े किसान है, मध्यम किसान वो मंडी जाते हैं और वो यथावत पहले से जैसा ही मंडी जा रहे, बल्कि उनकी संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो जो था कि मंडी बंद होने का ऐसा लोग अफवाह उड़ा रहे थे, जबकि हम लोग पूरा उनको, हमें चूंकि मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और वो मंडियां वैसे ही चल रही जैसे चल रही थी। इसके अलावा जो
महत्वपूर्ण जो दूसरी बात हो रही है कि राज्य शासन ने अभी यहाँ पे जो मंडी का जो शुल्क था वो 1.7% था, उसको घटा के उन्होंने केवल 0.7% कर दिया, मतलब 1% घटा दिया। इससे क्या हो रहा है कि ऐसे व्यापारी जो मंडी जाने में हिचकते थे, जो मंडी जाने में शुल्क के कारण, जब ज्यादा शुल्क होगा तो कोई भी व्यापारी उससे बचना चाहता है क्योंकि उसको लगता है मैं घाटा हूं वो, लेकिन अब शुल्क इतना कम हो गया, इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि हर तरह का व्यापारी मंडी जाए, यहाँ तक कि किसान उत्पादक संगठनों को भी मंडी जा रहा है, क्योंकि मंडी का शुल्क कोई ज्यादा है। और जो हमारे किसान आते हैं कि एक प्राइस एक्सप्लोरेशन, वहां पे जो मूल्य का जो खोज है, वो निर्धारण है, वो काफी एक कन्विंसिंग होता है तो किसान को। तो ये जो पूरी व्यवस्था है जो मंडी की, ये जो आशंकाएं हैं, ये पूरी तरह से निराधार साबित हुई। हमारे यहाँ भी कुछ मंडी कर्मचारियों ने हड़ताल किया था, कुछ व्यापारियों ने भी बीच में हल्ला किया, उन्होंने रखा था, लेकिन जब उनसे संवाद हुआ, उनको जो प्रस्तुति बताई गई, और मैं गवाह हूं, मैं अभी कम से कम 20 मंडी अभी पिछले एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन में मैं घूम रहा हूं, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि मंडी कोई बंद हो रही हो या कोई मंडी में किसानों की कोई आने में कोई कमी हो रही है। जी जी, ये बहुत कमाल की बात आपने कही है कि करीब 1.7% जो मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क था, उसके कारण कई किसान या किसान उत्पादक संगठन मंडी में आना नहीं चाह रहे थे। कमाल की बात इसलिए है क्योंकि पंजाब में 8.5% है ये मंडी शुल्क, और किसान अगर वो जो बताया जा रहा है कि किसानों का आंदोलन है, तो जो जितने किसान हैं वो ये चाह रहे हैं कि 8.5% का शुल्क बना रहे, बाकी उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए मजबूर करने वाली कोई परिस्थिति है वो खत्म कर दी जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में, जैसा आपने योगेश जी बताया, कि सरकार ने मंडियों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए 1% कम कर दिया, यानी यही तरीका है कि जब बाजार में प्रतिस्पर्धा होगा तो आखिरकार किसानों को फायदा होगा, और यही माना जा रहा है। लेकिन ये इसीलिए मैंने कहा कि कमाल की बात है कि पंजाब में 8.5% मंडी शुल्क बनाए रखने के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। बाल मुकुंद बैरागी जी, चेचट में आप जहां पर हैं, आपके पास कोटा मंडी है और बहुत बड़ी मंडी है कोटा, तो कोटा मंडी के संदर्भ में आपके एफपीसी का क्या अनुभव रहा है? मंडी में आप जब जाते हैं या आपके जो साथी किसान जाते हैं, तो वहां क्या माहौल है? किस तरह से वहां पे कमोडिटीज आ रही हैं, बिक रही हैं, जो उसकी जो आवक है उस पे किस तरह का असर आपको दिख रहा है? और ये जो तमाम बातें हो रही हैं कृषि कानूनों को लेकर, अगर उसको एक मंडी व्यू कहें कि मंडी की तरफ से उसमें किस तरह का आपको एक माहौल दिख रहा है वहां? किसानों को जो सुविधाएं बहरहाल जो दी गई है, वो सुविधाएं से भी किसान संतुष्ट है। सारे किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर इसका प्रभाव नहीं है। काफी किसानों से भी चर्चा हुई, मंडी में भी हम गए, सभी जगह गए, लेकिन मंडी में इसका असर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है सर। जी, यानी कुल मिलाकर जो बातें मीडिया से ऐसा लग रहा है कि किसानों में बहुत डर है, भ्रम है, वैसा कुछ आपको जमीन पर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल डर नजर नहीं आ रहा है सर सभी किसानों को, क्योंकि लगभग सारे गांव से किसान भी आ रहे हैं, अपने से भी आ रहे हैं सर। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद और कई सारे इस पूरे विषय से जुड़े हुए सवाल हैं जिनका जवाब हम योगेश जी से और बैरागी जी से लेंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि सुधार कानूनों के बाद देश में वास्तव में जमीन पर मंडियों में किसानों में क्या स्थिति है, ये जानने समझने के लिए योगेश जी वापस मैं आपके पास आता हूं एक सवाल लेकर कि आपने बताया कि मंडियों में सब काम ठीक चल रहा है, मंडियों में किसान जा रहे हैं, और क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने शुल्क में कटौती कर दी है तो और ज्यादा किसानों की रुचि उसमें बढ़ी है। लेकिन 2 महीने बीते हैं इस कानून को आए हुए, तो आप क्योंकि एक बहुत बड़े कंसोर्शियम के सीईओ हैं और 112 एफपीओज के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने क्या इस कानून का फायदा उठाते हुए मंडियों को किसानों के, क्योंकि जो बड़ी मंडियां हैं वो कई बार 100-125 किलोमीटर तक दूर होती हैं किसानों से, तो इसका फायदा क्या आप लोगों ने उठाने की किसी तरह से कोशिश की है? कुछ आपने इस कानून के तहत जो सुविधाएं मिली हैं उसके तहत आपने कुछ नया किया है? नए कानून आने के बाद हमारे जैसे संस्थाएं जिनके पास पूंजी नहीं और ज्यादा बड़ी पूंजी नहीं, छोटे किसानों की संस्थाएं 10 लाख 20 लाख रुपए लेके काम कर रही है लोग, तो हमारे साथ ऐसे जैसे बताया भुवन जी ने, अभी वर्तमान में 125 किसान उत्पादक संस्थाएं जो कि 43 जिलों में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी 5 जिलों में हम लोगों ने अभी इस
कानून के आने के बाद जो हमें सुविधा हुई है कि हम अपने केंद्र मंडी के बाहर खोल सकते। पहले ये संभव नहीं था। पहले मंडी के बाहर केंद्र खोलने के लिए विशेष परमिशन लेनी पड़ती थी राज्य सरकार से, जिसकी जो न्यूनतम शुल्क था वो 2 करोड़ रुपए हमें वहां जमा करना है। इसके बाद सूची मिलेगा, उसके भी कई सारी उसमें इतनी शर्तें थी कि उसके लिए हमारे जैसे संस्थान, किसानों के संगठन कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन नया कानून आने के बाद जो हमें ये मौका मिला है कि हम कहीं भी अपनी जो है हमारे किसानों की सुविधा अनुसार हमने अपना केंद्र खोल सकते हैं। और नया इसके आगे जो हम लोगों ने किया है कि उज्जैन जिले में हमारा एक इंगोरिया है जगह है, वहां पे हमने केंद्र खोला। आगर जिला जो नया जिला है वहां पे हमने केंद्र खोला। हमने जो सागर एक जिला हमारा बुंदेलखंड का है जहां पे कि मंडियों की संख्या कम है, हमने मंडी के गांव हमारा एक बासा गांव है वहां हमने केंद्र खोला। नरसिंहपुर जिले में हमने केंद्र खोला। हम लोगों ने हमारी एक एफपीओ जो तामिया में हमारा जो छिंदवाड़ा में है वो नरसिंहपुर और जो हमारा छिंदवाड़ा की जो एफपीओ है वो मक्के की खरीदी कर रहे हैं और बाकी जगह हम लोग सोयाबीन की खरीदी कर रहे हैं। और हम अपने किसानों को, जो ऐसे किसान जो मंडी नहीं जा पाते हैं, जो जिनका उत्पाद 10 कुंटल है, 5 कुंटल है, छोटा वॉल्यूम है, छोटी मात्रा है, वो अपना घर में बेचना प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको ट्राली लेके जाना, वहां इंतजार करना उनको नहीं है, उनको पास सुविधाजनक नहीं है। उनके लिए मौका मिला है कि अपने घर के बाहर मंडी का ही दर, हम लोग जो मंडी का अधिकतम दर होता है एक दिन पहले का, वही हमारा बेंचमार्क होता है और उसी को लेकर के हमारे क्वालिटी का पूरा वेरिफिकेशन किसान के सामने पूरा, कोई भी हम हाथ से देख के ऐसे भाव नहीं तय करते। वहां पे पूरा क्वालिटी है, वहां पे मास्टर टेस्टिंग होती है, वहां पे मिट्टी कितनी है, ये पूरी एक प्रक्रिया होती है वैज्ञानिक। किसान अपने आंखों के सामने देखता है, उसको जब लगता है कि हाँ ये हमें मूल्य जो है सही मिल रहा है, हमको देता है। अगर उसको लगता है कि हमें मूल्य और कहीं ज्यादा मिल सकता है तो अपना मंडी भी ले जा सकता है और किसी दूसरे दे सकता है। तो ये जो संभावना, ये जो नए अवसर जो पैदा हुए हैं, ये नए कानून के आने के बाद पैदा हुए साथियों। इसके पहले ये संभव नहीं था। पहले ये केंद्र खोलना हमारी जैसी संस्थाओं के लिए संभव नहीं था। तो किसानों को अल्टीमेटली बेहतर बाजार के अवसर मिले। यानी किसानों की जो संस्था है वो भी पहले किसानों से बाहर खरीद नहीं कर सकती थी, मंडी के बाहर खरीदी नहीं कर सकती थी। कानूनी रूप से वो उनके लिए, हमारे लिए परमिशन नहीं था। हमें मंडी के अंदर खरीदी करनी है। जी जी जी। बैरागी जी, आप का एफपीसी भी क्योंकि किसानों से प्रोक्योरमेंट जरूर करता होगा, किसानों से खरीदी करता होगा, तो आपका इस बारे में क्या अनुभव है और आप लोगों की खरीदी जो चल रही है उस पर क्या फर्क पड़ा है इस नए कानून के आने से? सर, नए कानून आने के बाद तो ये फर्क पड़ा है कि किसान का माल हम गांव से ही खरीद देते हैं, या एफएससी भी अगर लाते हैं वो तो एफएससी भी ला करके हम उनको माल ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसके पास साधन नहीं है, तो वहां जाकर के भी एफपीओ का व्यक्ति जाता है, माल देखता है और उनका माल वहां से ही वो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं और अपने गोदाम तक पहुंचा देता है। पहले ऐसा नहीं था सर, क्योंकि हम गाँव जाकर के वो माल नहीं कर सकते थे और अगर खरीदते थे तो उसका लाइसेंस नहीं मिलता था, मिलता तो उसके लिए काफी डिमांड राशि जमा करनी पड़ती थी सर। जी, आपके कहने का मतलब है कि आप एफपीसी हैं, किसानों के संगठन है, फिर भी आपको अगर किसान से मंडी के बाहर आप अगर खरीदते थे तो आपको पहले मंडी में लाइसेंस लेना होता था, मंडी शुल्क जमा करना होता था। जी सर, जी सर, जी। योगेश जी, मंडी में शुल्क जमा करना पड़ता था। योगेश जी, ये तो बात समझ में आ गई कि ये एक सुविधा किसानों को मिल गई कि वो किसान के जो सदस्य, आपके एफपीओ के सदस्य हैं, उनसे आपने बाहर खरीद कर ली, आपको स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ उस कानून का। कानून का दूसरा पक्ष जो है कि आप उसको बेहतर भाव में कहीं भी सीधे जो एंड यूजर है, प्रोसेसर है, मिलर है, उसको बेच सकते हैं, जिसके कारण कि जो बीच का एक बीच की कड़ी जो हटती है उससे आपको बेहतर भाव मिलता है। क्या इसके लिहाज से भी कुछ प्रयोग आपने किए हैं, कुछ कोशिश आपने की है तो क्या नतीजा है उसका? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जब भी जो ट्रांजैक्शन बोलते हैं जिसको, जब भी कोई भी उत्पाद अगर वो कई जगह पे जाता है, जैसे किसान मंडी लाता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका लेबर होता है, बोरी में पैक करता है, फिर मंडी में वापस खुलता है, फिर दोबारा, तो तब कुल मिला के ये जो खर्चे वो बढ़ते जाते हैं। और अल्टीमेटली जैसा कि हमें सबको मालूम होना चाहिए, कोई भी जो खरीदार है वो भुगतान अल्टीमेटली करता नहीं, क्योंकि वो तो किसी को बेचेगा, उसका एक दर जो है, तो उसमें जब प्रॉफिट होगा तभी वो खरीदेगा। तो कुल मिला के किसान के भाव से कटौती होती है। तो ये हमें समझना है कि जहां भी टैक्स ज्यादा लग रहा है, जिन राज्यों में या जिन लोगों को, जो भी हमारे खरीदार है, अगर आप टैक्स ज्यादा बढ़ाए लेंगे तो वो किसान में से ही कटेगा। तो अभी हम लोग जो नई व्यवस्था से बात करें, जैसे बैरागी जी बता रहे, जो गांव से हम खरीदी करते हैं तो हमें ये होता है कि हमारे पास जो मार्जिन है वो ज्यादा रहता है, तो हम तो किसानों को भाव दे पाते हैं, जो परिवहन और हमारा जो बजाय दूसरे जो पैकिंग लेबर का जो खर्चा है वो भी हमारी बचत होती है। तो खरीदार और बेचने वाले दोनों को इसमें फायदा होता है। और इसमें जो दूसरी बड़ी बात है कि जैसे अभी हम लोगों ने
मध्य भारत, हम लोग मध्य प्रदेश में काफी बड़ा, हमने लगभग अभी 400 टन सोयाबीन हमने एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा है। और हमने दूसरा जो फसल हमारी आने वाली है, जैसे चने की मैं आपसे बात करूं, तो उसमें क्या किया हम लोगों ने कि अभी हमें, क्योंकि इस बार फसल सोयाबीन चने का काफी अच्छा है, पानी भी अभी बीच में जो बरस रहा है इससे भी फसल रबी की काफी अच्छी है और काफी उत्पादन आने की संभावना है। अब ज्यादा उत्पादन होगा तो स्वाभाविक रूप से प्राइस नॉर्मली डाउन होता है, एक ऐसा जो ट्रेंड होता है कि ज्यादा अगर सप्लाई होगी तो प्राइस डाउन होता है। हम लोगों ने क्या किया कि पुट ऑप्शन जो एनसीडीएस के माध्यम से भी आया है, उसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एफपीओ के लिए उन्होंने जो प्रीमियम लगता है उस पर उन्होंने छूट दे दिया है। तो हमने अभी 80 टन चना जो है हमने अपना 4850 में हमने और 4850 में हमने उसमें पुट ऑप्शन में डाल दिए। पुट ऑप्शन में क्या फायदा हुआ कि हमारा प्राइस जो है वो श्योर हो गया कि हमको 4850 अगर 4500 भी अप्रैल महीने में भाव हो जाएगा चने का, लेकिन हमको 4800 मिलेगा। और ज्यादा भी अगर रेट अगर ज्यादा बढ़ता है तो भी हम स्वतंत्र रहते हैं कि हम नहीं बेचेंगे उसमें। एक बेहद रोचक बात कही है, क्योंकि चना तो अभी बुआई का समय है और अभी से आप कह रहे हैं कि आपने 4850 का रेट अपना फिक्स कर लिया है। तो ये कैसे हुआ है? हमारे दूसरे किसान जो उत्पादक संगठन है या किसान दर्शक हैं, मैं उनके लिए आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि ये कैसे आपने किया है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि सुधार कानूनों से जो किसानों को फायदे हुए हैं या नुकसान हुए हैं, उनकी किस तरह से जमीन पर किसान उसको देख रहा है, किस तरह से जमीन पर किसान उसका अनुभव कर रहा है, और मंडियों में जो एक तरह से कहा जाए तो एक सारे जो विवाद देश में चल रहा है उसके केंद्र में कहीं मंडियां हैं, मंडी सिस्टम है, तो मंडियों पर इसका क्या असर है उसके बारे में हमने पीछे के 2 जो सेगमेंट थे उसमें बहुत विस्तार से योगेश द्विवेदी और बाल मुकुंद बैरागी जो हमारे आज के मेहमान हैं उन दोनों से इस पर बातचीत की। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। योगेश जी, आपने पुट ऑप्शन की बात बताई, आपने 2-3 चीजें बताई, समय हमारे पास कम है तो इसलिए मैं उनको संक्षेप में बोलता हूं और थोड़ा सा आपसे मैं उस पर विस्तार का अनुरोध करूंगा। आपने एक तो ये कहा कि आपने बुआई के समय ही चने का भाव अपना तय कर लिया है 4850 का, ये कैसे हुआ है ये थोड़ा समझाइए। दूसरा, आपने कहा कि जो खर्च है इसका प्रीमियम वो भी आपके एफपीसी को नहीं देना पड़ा है और एक्सचेंज की ओर से दे दिया गया है। तो ये 2 चीजें हैं, थोड़ा संक्षेप में मैं चाहूंगा कि लेकिन आप समझाइए कि ये क्या है पुट ऑप्शन और कैसे आपने बिना प्रीमियम का खर्च किए अपना भाव तय कर लिया है। साथियों, इस बारे में बताना चाहूंगा कि भारत सरकार जो है सेबी, आपने नाम सुना होगा, जो कि बेसिकली कंट्रोलर एक तरह का है जो आर्थिक किस तरह के लेन देन होते हैं उसमें कार्य करते हैं। और वो जो संस्था है और एनसीडीएक्स एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हमारे ज्यादातर साथी जानते हैं कि हम लोग एक वर्चुअल मार्केट प्लेटफॉर्म है जो कि हमें बड़े बायर से जोड़ने में हमें मदद करता है। हमारे उत्पाद को हम बेहतर बड़े बाजार में बड़े जो है बायर के साथ बेच सके, उसके लिए फैसिलिटेट करता है जो एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म है। और उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम लोगों ने 2 तरह का, एक तो अभी वर्तमान में भी हम लोग जो सोयाबीन की ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें हमने करीब 450 टन सोयाबीन अभी हमने बेचा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो सेबी के माध्यम से एनसीडीएक्स हमें जो इस प्लेटफॉर्म में काम जब हम करेंगे तो इसका जो प्रीमियम होता है, जो कुछ खर्चे होते हैं, वो हमें एक इंसेंटिव के रूप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान और ज्यादा छोटे किसान इसका फायदा ले, तो सरकार ने इसके लिए इसको ध्यान में रखते हैं क्योंकि प्रीमियम देने की हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है, तो उन्होंने एक इंसेंटिव दिया है ताकि हम लोग इसको समझे और इसमें आगे आए। बैरागी जी, आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि अब हम लोग वायदा पर बात कर रहे हैं और वायदा कारोबार पर बात कर रहे हैं, खासतौर से पुट ऑप्शन जो एक तरह से ऑप्शन फैमिलियराइजेशन स्कीम के नाम से जो ये एक स्कीम चल रही है उसके बारे में, तो शरणागति एफपीसी ने भी इसका फायदा उठाया है, इसको इस्तेमाल किया है सरसों के लिए। आपका क्या अनुभव रहा है और आपने किस तरह से इसका उपयोग किया है? सर, सबसे पहले तो किसानों का ये फायदा रहा कि पहले वो अपना भाव फिक्स नहीं कर पाते थे, और फिक्स कर पाते थे तो उनको ऐसी जानकारी नहीं थी। तो पहले एनसीडीएक्स के माध्यम से उनको ये सारी चीजें की जानकारी मिली, और इस वर्ष तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला उनको को उनका भाव बिल्कुल फिक्स रेट पे हो चुका, क्योंकि 5000 या जो भी रेट तय हुई उस रेट में वो किसान अपना माल दे सकते हैं, जिसका प्रीमियम भी एनसीडीएक्स ने भुगतान किया होगा या राज्य सरकार ने किया होगा, ये तो एनसीडीएक्स ही जानते हैं। लेकिन किसानों को पूरा मूल्य 5000 का है तो 5000 ही मिलेंगे जो उनके ने तय किया। कुल मिलाकर आप जो कह रहे हैं सरसों में बिल्कुल आपके एफपीसी ने 5000 के रेट पर अभी से, यानी सरसों की बुआई हो रही है, हाँ, अभी से
बुआई से खरीद ली सर। जी सरसों जी। की कटाई जो होगी, हार्वेस्टिंग जो होगा अप्रैल में होगी, लेकिन 5,000 का भाव अभी से आपने पुट ऑप्शन के जरिए लॉक कर लिया है। जो खास बिल्कुल, जी बात है सर। वो ये है कि अभी जो स्कीम है उस स्कीम में आपको इसका खर्च भी आपके एफपीसी को नहीं करना पड़ा है, तो ये एक महत्वपूर्ण जी बात है। और जो भी किसान उत्पादक संगठन है वो इस तरह की स्कीम अगर भारत सरकार कुछ लेके आ रही है तो ये समझने की बात है कि क्या जबरदस्त कहा जाए तो ये स्कीम हो सकती है कि आपने जब बुआई की है उसी समय आपको इसके भाव को तय करने का मौका मिल जा रहा है। आप एक तरह से तो एमएसपी अगर आपको मिलता भी है तो उसके लिए एक लंबा इंतजार करना होता है, लंबा उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। आप जाते हैं, अपना फसल अपनी लेकर जाते हैं मंडियों में या जहां भी उसकी खरीदी हो रही है, कई बार तो 30-30, 40-40 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, उन सब के बाद आपको मिलता है। लेकिन यहाँ आप पहले ही उसको लॉक कर लेते हैं, जो कि आप आराम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही वो पूरा पैसा आपको मिल जाता है। ऐसा योगेश द्विवेदी और बाल मुकुंद बैरागी ये दोनों बता रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। नमस्कार जी, तो ये थे हमारे दोनों मेहमान आज के, जो बता रहे थे हमें इस पूरे कृषि सुधार कानून के कारण किस तरह का असर वास्तव में जमीन पर दिख रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और चिल्ला और नोएडा की सीमा से अगर दूर निकल के गांव के जो देश के गांव हैं वहां से देखें तो वहां का क्या अनुभव है वो आज हमने मंडी.com में जाना। लेकिन फिलहाल मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।